बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल जो है ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। प्लेटो के ये डिसाइपल थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। स्टूडेंट्स, इन्होंने बुक लिखी थी पोइटिक्स, जिसमें ये जो है इन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी थी। एक्चुअली ये बुक इन्होंने क्यों लिखी थी? स्टूडेंट्स, प्लेटो जो कि इनके टीचर थे, इन्होंने कुछ अटैक किया था पोइट्री को। और पोइट्री को इन्होंने किस तरह से अटैक किया था? उनका कहना ये था कि पोइट्री बिल्कुल रियलिटी से दूर होती है और पोइट्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं सोसाइटी के लिए। पोइट्री इज़ जस्ट अ मदर ऑफ लाइज। ये झूठ होती है, इसमें झूठ बोलते हैं पोइट्स और लोगों को गुमराह करते हैं। सो पोइट्स को जो है वो एक आइडियल स्टेट में रहना ही नहीं चाहिए। पोइट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द आइडियल स्टेट। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए, पोइट्री को डिफेंड करने के लिए अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखा। पोइटिक्स का लिटरल मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग है द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था। और ये जो अरिस्टोटल है, इनकी राइटिंग्स सिर्फ लिटरेचर को कवर नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स, इनकी राइटिंग्स जो है वो बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं, लाइक फिज़िक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, मेटाफिज़िक्स, म्यूज़िक, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। मतलब इन्होंने बहुत से टॉपिक्स पे लिखा है। बहुत बड़े थिंकर थे ये। तो स्टूडेंट्स, ये जो इन्होंने पोइटिक्स लिखा है, इसमें इन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री को डिस्कस किया। और इसके अलावा इन्होंने इसमें पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं, ठीक है। और इन फॉर्म्स में से उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिस फॉर्म को दी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसको दी है, वो ट्रेजेडी है। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेजेडी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। जी, लुक एट द स्लाइड। Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude, in the language embellished with each kind of artistic ornament, the several kind being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narration, through pity and fear effecting the proper propagation, catharsis of these and similar emotions. Students, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसके हमें दो पार्ट्स नज़र आते हैं। पहले पार्ट में हमें जो है वो ट्रेजेडी की यू कैन से कि ट्रेजेडी को एज एन इमिटेशन डिफाइन किया गया है, इसका मोड, मैनर डिस्क्राइब किया गया है। दूसरी जो इसका पार्ट है, उसमें फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी बताया गया है कि इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली ट्रेजेडी का। तो स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल का कहना ये है कि ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है। अगर ये इमिटेशन ऑफ एक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये डील करती है रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ में जिंदा इंसानों के एक्शंस के साथ, ठीक है। और ये सीरियस होती है और कंप्लीट होती है। इसमें कोई कॉमिक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब ये कि स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। और इसकी एंडिंग पे आके ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ऑडियंस के माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं बाकी रह जाता कि क्या नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा। यानी कि ये कंप्लीट जो है वो नतीजा प्रोवाइड कर देती है, स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये कंप्लीट होती है। और दूसरा ये कि इसमें जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स यूज़ होती है वो ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, डेली लाइफ की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। क्योंकि ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज से क्या होता है कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है ऑडियंस की फीलिंग्स की। स्टूडेंट्स, एवोकेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ड्रामेटिस्ट, इमोटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं इमोशंस को इंक्रीज़ करने के लिए। स्टूडेंट्स, इमोशंस को इवोक करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज यू कैन से यूज़ की जाती है ट्रेजेडी में। और इसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ट्रेजेडी का फंक्शन जो है वो इससे फुलफिल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं, अगर एक हीरो स्टेज पे ये कह रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर वो ये कहे कि माय हार्ट इज़ ब्लीडिंग,
तो माई हार्ट इज़ ब्लीडिंग या मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये जो है वो दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत ऑर्नामेंटेड सी लैंग्वेज इस सेकंड सेंटेंस में यूज़ की गई है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इन्हांस हो गया है। तो स्टूडेंट्स ट्रेजेडी में बहुत यू कैन से कि ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज़ होती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि ये नरेटिव फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ये एक्शन फॉर्म में होती है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेजेडी का मतलब ड्रामा है, ठीक है, हम ड्रामा, ट्रेजेडी का मतलब हम यहाँ पे ड्रामा ले रहे हैं। तो जो ट्रेजेडी होती है, ड्रामा जो होता है वो परफॉर्म्ड शेप में होता है, नैरेटिव शेप में नहीं होता। नैरेटिव फॉर्म में जो होती है वो एपिक होती है। डिफरेंस होता है एपिक और ट्रेजेडी में कि एपिक नैरेटिव फॉर्म में होती है और ट्रेजेडी जो होती है वो परफॉर्म्ड फॉर्म में होती है, एक्शन फॉर्म में होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ट्रेजेडी का फंक्शन वो बता रहे हैं कि पीटी एंड फियर की फीलिंग्स को अराउज करना। पीटी एंड फियर की फीलिंग्स कैसे अराउज होती हैं? हम जब एक हीरो का ट्रेजिक डाउनफॉल होता है तो हम उसके लिए, हमारी सिंपथीज होती हैं, हम उसके लिए दुख महसूस करते हैं, पिटी की फीलिंग्स हमारे दिल में आती हैं, और फियर, खौफ की फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट होती हैं कि कहीं ये ऐसा ना हो कि कभी ये हम पे सिचुएशन आ जाए, ये सारा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो मतलब ये कि जब एक ट्रेजेडी एंड पे आके एक प्ले जो है एक ऑडियंस के दिल में पिटी और फियर की फीलिंग्स प्रॉपरली जगा दे, तो इसका मतलब है ट्रेजेडी का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रेजेडी ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है कैथारसिस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। कैथारसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? के कैथारसिस इज द पर्गेशन ऑफ सच फीलिंग्स, पर्गेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। ये ट्रेजेडी का फंक्शन ये होता है कि ये ऑडियंस के जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको इक्वलाइज कर देती है, और जब इंसान ट्रेजेडी देख के उठता है तो वो एक बेटर, एज अ बेटर पर्सन वो तो सामने आता है फिर वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है इसमें कि ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं हम देखते हैं। ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो कि एरिस्टोटल ने डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं प्लॉट है। प्लॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लॉट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। इवेंट्स को सीक्वेंस में एक रखना जो है वो प्लॉट होता है। और उसके बाद जो दूसरा है कैरेक्टर, जैसे कि जो परफॉर्मर्स होते हैं प्ले में, जो किरदार होते हैं प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर की हो रही है, यानी कि हीरो और हीरोइन, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। और उसके बाद तीसरा एलिमेंट स्टूडेंट थॉट है। थॉट इज एक्चुअली द थिंकिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स की सोच, जिसके अकॉर्डिंग वो सर्कमस्टांसिस के लिहाज से परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं। और इनकी ये जो थॉट होती है स्टूडेंट्स, ये इनके एक्शन से और इनकी वर्डिंग से रिवील होती है। और उसके बाद चौथा एलिमेंट स्टूडेंट्स आता है वो डिक्शन का है। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन ट्रेजेडी। और डिक्शन इसकी हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्नामेंटेड डिक्शन यूज़ होती है। और स्टूडेंट्स फिर पांचवा एलिमेंट इसका है सॉन्ग। सॉन्ग जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसमें कोरस जो है वो परफॉर्म करता था, सॉन्ग्स जो है वो आप बी ट्रेजेडीज में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम लोग कोई हम अगर प्ले देख लें, टीवी पे भी प्ले देख लें, तो आप देखते हैं कि उसमें बैकग्राउंड साउंड सॉन्ग भी प्ले किए जाते हैं, और बीच में भी कहीं सॉन्ग आते हैं। तो सॉन्ग का एक्चुअली पर्पस क्या होता है? सॉन्ग का पर्पस होता है ट्रेजेडी की फीलिंग्स को इंटेंसिफाई करना। तो स्टूडेंट्स उसके बाद छठा एलिमेंट स्पेक्टिकल है। स्पेक्टिकल यानी कि सीनिक और थिएट्रिकल इफेक्ट्स जो होते हैं, जो अपीयरेंस होती है थिएटर की, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेट किए जाते हैं, उसके अलावा जो सीनिक इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि कहीं वायलेंस का सीन हो जाए, या कुछ चीखो पुकार का सीन हो जाए, यानी कि सीन को इंटेंसिफाई करने के लिए, ट्रेजेडी को कि इफ़ेक्ट को इंटेंसिफाई करने के लिए ये स्पेक्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। थिएट्रिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, सीनिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, इनको हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एरिस्टोटल का कहना है कि प्लॉट सबसे
मेन एलिमेंट है ट्रेजेडी का, और प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी मुमकिन नहीं है। लुक एट द स्लाइड। ट्रेजेडी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन, and action consists of incidents and events. So plot is the arrangement of these incidents and events in the tragedy. Students, plot क्या होता है? Plot is the arrangement of incidents, arrangement of events in tragedy. लेकिन ये arrangement जो है events का लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप किसी के बर्थ का सीन जो है वो एंड पे दिखा रहे हो, डेथ का सीन पहले दिखा रहे हो। मतलब लॉजिकल एक सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स में, तो इसको हम प्लॉट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सो मच सो एरिस्टोटल सेज दैट देयर कैन बी ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर एंड बट देयर कैन बी नो ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट। स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल का कहना है कि एक ट्रेजेडी कैरेक्टर के बगैर तो मुमकिन है, लेकिन प्लॉट के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि ट्रेजेडी एक्टर कैरेक्टर के बगैर हो जाए और प्लॉट के बगैर ना हो? तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। अगर हम एडिपस रेक्स को देखें तो वो एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें प्लॉट है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स, उसमें कैरेक्टर का अपना रोल नहीं है ट्रेजेडी में, उसमें सारे का सारा रोल फेट का आता है। ठीक है, कैरेक्टर की ट्रेजेडी तब होती है जब कैरेक्टर खुद इन्वॉल्व होता है अपनी ट्रेजेडी में, लेकिन अगर रोल ट्रेजेडी में फेट का आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कैरेक्टर का अपना रोल नहीं है उस ट्रेजेडी में, प्लॉट उसमें आ जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्लॉट जो है वो ज़रूरी है ट्रेजेडी के लिए, कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है। तो प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। और स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल डिस्क्राइब्स दैट ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट होल। बाय कंप्लीट ही मीन्स दैट अ प्लॉट मस्ट हैव प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो स्टूडेंट्स, जो प्लॉट होता है उसको एक कंप्लीट होल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर बिगिनिंग का मतलब है ये है कि स्टूडेंट्स, जो स्टोरी जो है वो फर्स्ट एक्शन से जनरेट होनी चाहिए। स्टोरी मस्ट नॉट फ्लो आउट ऑफ प्रीवियस सिचुएशन। कोई भी स्टोरी किसी प्रीवियस सिचुएशन से फ्लो आउट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ऑडियंस है उनको पता ही ना हो कि प्रीवियस सिचुएशन जो है वो क्या थी, स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, जो फर्स्ट एक्शन है वो उनके ऑडियंस की आइज़ के सामने होना चाहिए, उनको पता हो स्टोरी यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, ऐसा समटाइम्स होता है कि कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी में स्टूडेंट्स ऐसा होता था कि प्रीवियस इंसिडेंट्स को किस तरह से लोगों के सामने पेश किया जाता था? प्रोलॉग के ज़रिए से। ठीक है, तो प्रोलॉग के ज़रिए उनको पहले ऑडियंस के सामने बयान कर दिया जाता था, फिर जो है फर्स्ट एक्शन टेक प्लेस होता था, तो ऑडियंस को पहले से जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं उनका पता होता था। तो ये प्रॉपर बिगिनिंग होती थी। तो प्रॉपर बिगिनिंग का मतलब ये है कि ऑडियंस के माइंड में कोई भी वाई और हाउ नहीं होना चाहिए कि ये जो हो रहा है पहला सीन ये क्यों है और ये कैसे है, यानी कि उनके सामने सब कुछ बिगिनिंग क्लियर होनी चाहिए। और प्रॉपर मिडल होना चाहिए। मिडल क्या, कि जो बिगिनिंग के इंसिडेंट्स हैं उनको लेके ही मिडल का इंसिडेंट होना चाहिए। जो सारे मिडल के इंसिडेंट्स हैं वो रिलेट करने चाहिए बिगिनिंग के इंसिडेंट से किसी भी तरह से। ऐसा ना हो कि जो मिडल के इंसिडेंट्स हैं उनका कोई किसी किस्म का ताल्लुक ही ना बनता हो स्टोरी के शुरुआत से। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर एंड होना चाहिए। प्रॉपर एंड जो होगा वो डेफिनेटली मिडल के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता कि मिडल में सिचुएशन कुछ और थी और एंड पे आके बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एक ट्रेजेडी के सीन चल रहे हैं और एंड पे आके जो है वो ये कॉमेडी में चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली एरिस्टोटल जो है वो डबल एंडिंग के वैसे ही अगेंस्ट है। तो जो एंडिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मिडल एंड बिगिनिंग होनी चाहिए। अब ये एंडिंग कंप्लीट होने का मतलब क्या है? एंडिंग कंप्लीट होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके जो है वो कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। किसी ऑडियंस के माइंड में ये ना रहे कि फ़लाँ कैरेक्टर के साथ अब मज़ीद क्या हुआ या फ़लाँ कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, अब बाद में क्या हुआ होगा, बाद में अब क्या होगा। ठीक है, क्या अब ऑडियंस के माइंड में नहीं रहना चाहिए। ऑडियंस को पता हो मुकम्मल हो गई है यहाँ पे कहानी, जो अंजाम होना था वो हो चुका, अब इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंडिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये कंप्लीट होल होता है प्लॉट।
और स्टूडेंट्स फिर अरिस्टोटल कम्स टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड का मतलब एक्चुअली यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेजेडी है कि ट्रेजेडी की लेंथ क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ट्रेजेडी की लेंथ जो है, इसका साइज जो है, ये ना तो बहुत स्मॉल हो ना बहुत लॉन्ग हो, क्योंकि अगर बहुत स्मॉल होगा इसका साइज, इसकी लेंथ स्मॉल होगी, तो प्रॉपरली इंसिडेंट्स जो है वो बयान नहीं किए जा सकेंगे, परफॉर्म नहीं किए जा सकेंगे। हर चीज़ जो है वो एक सीक्वेंस से, एक बड़ी डिटेल के साथ ऑडियंस के सामने नहीं रखी जा सकेगी। ऑडियंस प्रॉपरली स्टोरी को समझ नहीं सकेंगे। लेकिन अगर ये बहुत लंबी होगी तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस बेजार हो जाएंगे, बोरियत का जो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऑडियंस एंड तक पहुंचते पहुंचते बिगिनिंग के इंसिडेंट्स को भूल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत लंबी कहानी बोरियत क्रिएट करती है, और बहुत शॉर्ट जो ट्रेजेडी है वो एम्बिग्विटी क्रिएट करती है, सही से स्टोरी की समझ नहीं आती। तो इसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट या बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अननेसेसरी इवेंट्स डेफिनेटली शामिल नहीं होने चाहिए। अननेसेसरी इवेंट्स जो हैं वो अगर शामिल होंगे तो स्टोरी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अरिस्टोटल का कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑल्सो इम्प्लाइज ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, and as in the case of living organism, beauty and order depend upon its magnitude. Its different parts properly relate to each other and to the whole. Thus magnitude implies that the plot must have order and logic. अब मैग्नीट्यूड और यानी कि इसकी ट्रेजेडी की जो लेंथ है उसमें क्या चीज़ शामिल होती है? ऑर्डर, लॉजिक, लॉजिकल इवेंट्स शामिल किए जाने चाहिए, इलॉजिकल इवेंट्स शामिल नहीं किए जाने चाहिए। एक्चुअली एरिस्टोटल ट्रेजेडी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें अल्लाह ताला ने, देखे इंसान में, अगर हम इंसान की मिसाल लें तो इस बड़े प्रोपोर्शन के साथ हर चीज़ जो है वो तरतीब दी गई है, हर चीज़ मुतनासिब है, आंखें नाक कान सब। अगर इसमें से कहीं से कुछ जो है इसका यू कैन से कि कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है, अगर आंखें बहुत ज़्यादा किसी की बड़ी हो जाती हैं तो वो बड़ा अजीब सा उसका फेस लगेगा। तो इसी तरह से यही वो कंपेयर कर रहा है कि जो प्लॉट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर चीज़ बड़ी लॉजिकली और प्रोपोर्शन के साथ और ऑर्डर के साथ, तरतीब के साथ जो है वो लगाई गई है कुदरत की तरफ से, इसी तरह एक जो राइटर है उसको चाहिए कि वो प्लॉट को बड़े लॉजिकली सेट करे, उसमें इवेंट्स को बड़े तरीके से सेट करे ताकि उसमें कुछ भी डिसऑर्डरिंग इसमें नज़र ना आए। और अगर वो लॉजिकली इसको सेट करेगा तो फिर जो है इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्रॉपर होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स एरिस्टोटल कंसीव्स दैट द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी इज एन ऑर्गेनिक होल एंड ऑल्सो हैव एन ऑर्गेनिक यूनिटी इन इट्स एक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन की बात वो करता है कि एक प्लॉट जो है वो एक ऑर्गेनिक होल होता है। अब ऑर्गेनिक होल का क्या मतलब स्टूडेंट्स? जब आपकी एक बॉडी है आपकी, तो आपकी बॉडी का हर पार्ट जो है वो अल्टीमेटली दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। एक आपके बॉडी पार्ट को अगर नुकसान पहुंच रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आपकी सारी बॉडी उस चीज़ को फील कर रही है। तो इसी तरह यही केस है प्लॉट के साथ। इसके इवेंट्स इतने लॉजिकली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होने चाहिए कि अगर हम इसमें से कोई एक सीन, कोई एक इवेंट भी हम मिस कर देते हैं तो पूरे के पूरे प्लॉट पे असर पड़े, पूरी की पूरी कहानी पे असर पड़े। ऐसा हो कि अगर हमने एक बीच में से इंसिडेंट मिस किया तो हमें, ऑडियंस को समझ ही ना आए कि कहानी क्या थी। तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस से इंसिडेंट्स को पुट करना प्लॉट में बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से प्लॉट जो है एक सक्सेसफुल प्लॉट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था। उसके बाद हम लोग फिर मज़ीद अरिस्टोटल का क्या कहना है कि अरिस्टोटल correlates organic unity of plot with probability and necessity. The plot deals with action, incidents and events which is possible according to the law of probability and necessity. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो probability और necessity की बात भी करता है कि
प्लॉट में इवेंट्स जो हो वो प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि अननेसेसरी इवेंट्स शामिल किए जा रहे हो, और ऐसा ना हो कि ऐसे इवेंट्स शामिल किए जा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, जो मुमकिन ही नहीं है, जिनका होना नामुमकिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि फॉर एग्जांपल एक जो एक सीन है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन का सीन आ रहा है, और उसके फ़ौरन बाद डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी यही है कि वो सीन जो है किसी डिज़ास्टर को लीड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो सीन आएगा ना, वो किसी डिज़ास्टर का आएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि उसके बाद डांस परफॉर्म करना शुरू कर दिया जाए, उसके बाद खुशी का सीन नहीं आ सकता। तो लॉजिकल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का जो लॉ है इसमें अप्लाई होता है। ऐसी चीज़ें जो मुमकिन हो, हर सीन जो है दूसरे सीन के साथ इस तरह रिलेटेड हो कि वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी को फुलफिल करता हो। तो इसी तरह से एक प्लॉट जो है वो सक्सेसफुल प्लॉट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था, उसने प्लॉट के बारे में बताया कि प्लॉट, एक अच्छा प्लॉट जो होता है उसमें क्या क्या कुछ होता है और प्लॉट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब उसके बाद वो प्लॉट के बारे में बात करते हुए ये भी कहते हैं कि प्लॉट की तीन काइंड्स उसने बताई हैं, कि प्लॉट तीन तरह का हो सकता है। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा एक ऐसा प्लॉट होता है विच इज़ बेस्ड ऑन और डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ सफरिंग। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल प्लॉट क्या होता है। स्टूडेंट, सिंपल प्लॉट जो होता है उसमें कोई पैरापिटी या एनालिसिस नहीं होता है। सिंपली प्लॉट जो है वो डेवलप होता है, यानी कि उसमें किसी किस्म का सडन चेंज नहीं आता। एक स्टोरी चल रही है, एक इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने कामयाबियां हासिल की, और एट द एंड जो है वो बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार के कहीं छोटी मोटी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। तो वो सडन चेंजेस इसमें कुछ ऐसा नहीं आता। ठीक है, और लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये इसमें सडन चेंजेस आते हैं, इस इंसिडेंट्स में सडन चेंजेस आते हैं। और अरिस्टोटल जो है वो सिंपल प्लॉट को तो एक्सक्लूड कर देता है, वो बिल्कुल भी रूल आउट करता है इसको, इसके अगेंस्ट है। वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को फोकस करता है। उसका कहना है कि प्लॉट ट्रेजेडी का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट्स। क्या वो दो चीज़ें होती हैं? उसमें सबसे पहले एक पेरिपिटाया। पेरिपिटाया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिपिटाया का मतलब होता है रिवर्सल इन फॉर्चून, फॉर्चून में रिवर्सल आ जाना। अब रिवर्सल इन फॉर्चून क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि आप जो नतीजा है वो बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर इडिपस रेक्स की स्टूडेंट्स मिसाल लें, तो वहाँ पे जब एक जो मैसेंजर मैसेज लेके आता है कि किंग इडिपस के फादर की डेथ हो गई है, वो जो उसका सो कॉल्ड फादर था उसकी डेथ होगी, तो उसके बाद जो है वो किंग जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रोफेसीज मुझे दी गई थी कि मैं अपने फादर को मार दूंगा, वो तो अब फेक साबित हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ जो है वो सुकून में है, क्योंकि मेरा बाप अपनी मौत खुद मार चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि उसकी फॉर्चून में रिवर्सल आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो उसका बाप होता ही नहीं है, वो तो कोई और होता है। तो ये चीज़ जो है, रिवर्सल इन फॉर्चून जो है, ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ इसके लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है, वो है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ। किसी इसमें इग्नोरेंस होती है कि एक जो मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले है वो किसी चीज़ से वो लाइल्म होता है। ठीक है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता होता, और सडनली उसे पता चलता है। सडन रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होता है, अचानक रियलाइज करता है वो किसी चीज़ को, उसके सामने ट्रूथ रिवील होता है, और ये इसकी ट्रेजेडी का बायस भी बनता है। तो स्टूडेंट्स, इडिपस रेक्स में हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं। इडिपस रेक्स में जो किंग इडिपस है, फिर उसको रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ का जो है वो सामना भी करना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि जो मर गया वो तो उसका बाप नहीं था, एक्चुअली उसका बाप वही था जिसको वो खुद मार चुका है पहले। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स प्लॉट में ये दो चीज़ें, पेरिपिटाया और एनालिसिस जो है वो शामिल होती हैं। फिर स्टूडेंट्स, इन द एंड एरिस्टोटल सेज दैट इन मेकिंग देयर प्लॉट द पोइट शुड टेक ग्रेट केयर टू मेक देयर denouement
और रेजोल्यूशंस, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल का कहना है कि जब उन्होंने प्लॉट बनाना है राइटर्स ने, तो उन्हें उन्हें इसकी डिन्यूमेंट और रेजोल्यूशन का ख्याल रखना चाहिए, इसकी एंडिंग का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और इसमें कोई भी लूज होल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि पोइटिक जस्टिस जो है वो उसको कंसीडर नहीं करता, इसको भी वो रूल आउट करते हैं कि पोइटिक जस्टिस जो है वो ट्रेजेडी का एलिमेंट नहीं है। ट्रेजेडी में पोइटिक जस्टिस हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं होता। स्टूडेंट्स, पोइटिक जस्टिस क्या होता है कि जो कैरेक्टर है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स और मिस डीड्स रिसीव करता है। जिसने जितना जो है वो गलत किया उसको उतनी उसकी सजा मिले, जितना अच्छा किया उसको उतना उसका रिवॉर्ड मिले, तो ये पोइटिक जस्टिस होता है। लेकिन अरिस्टोटल इसके अगेंस्ट है, इसको रूल आउट करता है, वो इसकी फेवर में नहीं है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल इज ऑल्सो अगेंस्ट ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी के भी वो अगेंस्ट है, वो कहता है या ट्रेजेडी होती है या कॉमेडी होती है, ट्रेजिक कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, डबल लैंडिंग प्ले की नहीं होनी चाहिए। तो वो इस तरह के प्लॉट के अगेंस्ट है जिसमें डबल एंडिंग होती हो, वो इस तरह के प्लॉट को रूल आउट करता है। जी स्टूडेंट्स, ये था ट्रेजेडी का पहला एलिमेंट। उसके बाद तो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स, वो कैरेक्टर है ट्रेजेडी का। तो कैरेक्टर क्या होते हैं? ये जो किरदार प्ले में परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अरिस्टोटल का मतलब ट्रेजिक हीरो है। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ट्रेजिक हीरो है, और इसने अरिस्टोटल ने अपने ट्रेजिक हीरो के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, कुछ बताया है कि ट्रेजिक हीरो असल में कैसा होना चाहिए। तो हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन वो क्या देता है? एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सोनेज, नॉट प्री एमिनेंटली विचुअस एंड जस्ट, whose misfortune is attributed not to vice of depravity but an error of judgment। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को देखते हुए हम जो ट्रेजिक हीरो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो देख सकते हैं वो ये हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ट्रेजिक हीरो जो है उसकी गुडनेस, कि ट्रेजिक हीरो को डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो ही हमारे दिल में उसके लिए पिटी की फीलिंग्स आएंगी, तो ही उसका डाउनफॉल देख के हमारे दिल में फियर की फीलिंग्स अराउज होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुडनेस का मतलब वो ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन, इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने टाइप का बंदा होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए और बहुत बुरा भी नहीं होना चाहिए। टोटली जो बुरा शख्स, टोटली जो हम अच्छे को पहले डिस्कस करते हैं कि जो अच्छा, बहुत अच्छा बंदा होगा, जो बहुत विर्चुअस होगा, उसमें कोई बुराई नहीं होगी। स्टूडेंट्स, उससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो कुछ गलत कर सकता है, और जब वो कुछ गलत नहीं करेगा तो फिर उसका जो है वो डाउनफॉल कैसे हो सकता है, उसकी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल अच्छा होना जो है वो ट्रेजिक हीरो का, उसको ये अरिस्टोटल इसको भी रूल आउट करता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब बहुत अच्छे, जो बिल्कुल अच्छा इंसान हो, उसका जब ट्रेजेडी होती है उसके साथ, तो ये हमारी सेंस ऑफ जजमेंट को शॉक लगता है। इससे हमारे दिल में पिटी और फियर की फीलिंग्स नहीं आएंगी, हमें शॉक लगेगा कि इतना अच्छा इंसान, इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा इंसान गलती कैसे कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए परफेक्टली गुड जो है वो पॉसिबल नहीं है इसकी ट्रेजेडी में, अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में। और परफेक्टली जो विलेन है, विलेन कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो बहुत बुरा, परफेक्टली बुरा होगा, उसके डाउनफॉल पे तो हम शुक्र ही अदा करेंगे कि शुक्र है इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। उसकी ट्रेजेडी से भी हमारे दिल में पिटी एंड फियर की फीलिंग्स नहीं आएंगी, तो इसका मतलब है कि ट्रेजेडी का फंक्शन जो है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, ट्रेजेडी का जो फंक्शन है, काम जो है ट्रेजेडी का, वो पूरा नहीं होगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है स्टूडेंट्स? द कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू देयर पर्टिकुलर एज, प्रोफेशन, क्लास, सेक्स और स्टेटस। जो कैरेक्टर है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, सेक्स और स्टेटस के अकॉर्डिंग काम करे, उसके एक्शंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो।
देखें, अगर हम जो ब्रेवरी है वो एक्चुअली किसकी क्वालिटी है? एक मैनली क्वालिटी है। इसको हम एक फीमेल में अगर दिखाएंगे तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और शाइनेस जो है वो एक यू कैन से कि फीमेल की क्वालिटी, अगर हम इसको एक मेल में दिखाएंगे तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक्शंस हैं ट्रेजिक हीरो के, एक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्टेटस, प्रोफेशन, क्लास और सेक्स। तो इसको अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है लाइकनेस। लाइकनेस का क्या मतलब होता है? लाइकनेस टू द ओरिजिनल और रियलिटी, यानी कि जो करेक्टर है वो रियलिटी के अकॉर्डिंग होना, रियलिटी के मुताबिक होना चाहिए। लाइक आवर्स, हमारी तरह का होना चाहिए, आम जिंदगी में रहने वाले बसने वाले इंसानों की तरह का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम जैसा होगा तो ही हम उसकी ट्रेजेडी को फील कर सकेंगे, तो ही उसकी ट्रेजेडी से हमारे दिल में पिटी एंड फियर की फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। तो वो लाइक रियल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसकी वो इंसानों, आम इंसानों की तरह हो, उनकी तरह की वो इमोशंस हो उसके, उसकी तरह के, उन्हीं की तरह के एक्शंस हो उनके। तो लाइकनेस टू द ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल के की तरह होना चाहिए, ओरिजिनल लोगों की तरह होना चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स उसके अलावा वो कहता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कैरेक्टर में। कंसिस्टेंसी मस्ट बी कंसिस्टेंट टू व्हाट ही इज प्रेजेंटेड एज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि जो कैरेक्टर है वो शुरू से लेकर एंड तक कंसिस्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैरेक्टर शुरू में, ट्रेजेडी के शुरू में विकेट दिखाया गया है और वो बाद में जो है वर्चुअस बन जाए, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर शुरू में जो है वो बहुत नेक और अच्छा दिखाया गया है और वो बाद में उसमें जो है वो चेंजेस आती जाए और उसके एक्शंस जो है वो चेंज होते जाए, तो वो जैसा शुरू में बिहेव कर रहा है उसको एंड तक कंसिस्टेंसी से वैसा ही बिहेव करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है क्वालिटीज़ एक अच्छे ट्रेजिक हीरो की अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। उसके बाद इसी अरिस्टोटल के जो ट्रेजिक हीरो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी उसने ये भी शामिल की है कि जो इसका डाउनफॉल होता है ना वो इसके अपने किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होता है। अब एरर ऑफ जजमेंट को उसने हमाशिया का नाम दिया है। हमाशिया क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक मिस कैलकुलेशन होती है जो समटाइम्स मेन कैरेक्टर से हो जाती है और उसकी वजह से उसका जो है वो बुरा अंजाम होता है। अब ये मिस कैलकुलेशन जो है 3 तरीकों से हो सकती है स्टूडेंट्स, 3 तरीकों से हो सकती है। और 3 तरीकों से ये कैसे हो सकती है? सबसे पहले फर्स्टली इट मे बी ड्राइव फ्रॉम एन इग्नोरेंस ऑफ सम मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेजिक हीरो है वो किसी चीज़ से लाइल्म है और इस लाइल्मी की वजह से उससे कोई गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इडिपस रेक्स को देखें तो किंग इडिपस इस चीज़ से लाइल्म था कि जिस शख्स को ये यहाँ पे मार रहा है ये इसका बाप है, और इस लाइल्मी की वजह से उससे ये मिस्टेक हो जाती है जो जाके आगे उसकी ट्रेजिक एंड का बायस बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा इसकी दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? द एरर ऑफ जजमेंट में अराइज फ्रॉम द हेस्ट और केयरलेस व्यू ऑफ गिवन सिचुएशन। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेजिक हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो जल्दी में या केयरलेसनेस में गलती कर जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम हैमलेट को देखें तो हैमलेट जब उसको मर्डर करता है मिनिस्टर का, जो क्लॉडियस का काउंसलर होता है उसका मर्डर करता है, तो वो हेस्टली में करता है, ठीक है, केयरलेसनेस में करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट किस वजह से होती है? केयरलेसनेस की वजह से। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तीसरी सिचुएशन क्या होती है? एरर में बी वॉलंटरी दो नॉट डेलिब्रेट, दिस हैपन इन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वॉलंटरी जो है एरर करता है हीरो जो होता है, लेकिन ये भी जो होता है ना स्टूडेंट्स ये इनोसेंस में करता है।
अब ये क्या करता है कि किसी एंगर या किसी और पैशन के अंडर आके करता है। जैसे कि हम लेयर को देखें, किंग लेयर को देखें, तो जब वो कॉर्डेलिया को बैनिश करता है तो वो एक गुस्से में आके करता है। गुस्से में आके वो कॉर्डेलिया को बैनिश कर देता है, और फिर इसके इस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, इसकी इस मिस्टेक की वजह से इसके डाउनफॉल होता है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन ये सारी की सारी जो एरर ऑफ जजमेंट्स हैं, ये एरर्स जो है, ये स्टूडेंट्स, ये ट्रेजिक आयरनी है। ये ट्रेजिक आयरनी है कि हीरो ये जो एरर्स करता है, ये जानबूझ के नहीं करता, ये इसे हो जाती हैं, ब्लाइंडनेस में हो जाती हैं या इनोसेंस में हो जाती हैं। इनोसेंस में ये हरकतें कर जाता है और इन एरर्स की वजह से वो अपनी ट्रेजेडी तो तक पहुंच जाता है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा एलिमेंट आता है ट्रेजेडी का, थॉट। अब थॉट क्या होता है? इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग व्हाट इज अप्रोप्रिएट टू ए गिवन सर्कमस्टांस और सिचुएशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड सिचुएशन। स्टूडेंट्स, ये थॉट जो होती है, ये कैरेक्टर की थिंकिंग के से रिलेट करती है, और कैरेक्टर की थिंकिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन होगी, होनी हो, उसी तरह की उसके माइंड में थॉट, और इसकी माइंड की जो थॉट्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं उसके नेक्स्ट एक्शन से और उसके नेक्स्ट डायलॉग से। ठीक है, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके एक्शन और डायलॉग्स नहीं है, तो इसका मतलब उसके थॉट्स जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसमें क्या होता है थॉट्स में, स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट आता है डिक्शन का। डिक्शन क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी। लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी, द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स के जो राइटर पोइट है वो किस तरह के वर्ड्स की चॉइस कर रहा है, और वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। यूज़ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वर्सेस फिट फॉर इवोकिंग इमोशंस, ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जिससे इमोशंस को इवोक किया जा सके। ठीक है, तो जिससे इमोशंस को इवोक किया जा सके, इसके लिए वो ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज़ करता है। ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज में क्या यूज़ करता है? फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करता है, कुछ सिमिलीज, कुछ मेटाफर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स में जो है ना, वो ज़्यादा फोकस और डिटेल से उसने, अरिस्टोटल ने मेटाफर को डिस्कस किया है। मेटाफर को उसने ऑर्नामेंट करार दिया है लैंग्वेज का। उसके बाद स्टूडेंट सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग क्या होता है? सॉन्ग जो है वो ट्रेजेडी में ट्रेजिक एलिमेंट्स को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। आप रियल लाइफ में भी देखो, अगर आप बहुत उदास हो स्टूडेंट्स, तो आप उदास उदास फिर रहे हो, लेकिन अगर आपकी पसंद का कोई, अगर नहीं भी पसंद का है, तो कोई सैड सा सॉन्ग अगर प्ले कर दिया जाए तो क्या होता है? तो खुद ब खुद ही आपके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो आपकी फीलिंग्स को इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो सॉन्ग्स जो होते हैं वो ट्रेजेडी में इफ़ेक्ट को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ये एम्बेलिशमेंट भी होती है, यानी कि ऑर्नामेंट भी है ये ट्रेजेडी का। इसमें खूबसूरती भी पैदा की जाती है। तो जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसमें कोरस जो है ये परफॉर्म करते थे सॉन्ग। अब भी ट्रेजेडी में या प्लेस में सॉन्ग जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है प्ले का। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं। स्पेक्टिकल्स में क्या है? ये थिएट्रिकल और सीनिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या, इसका फंक्शन क्या होता है कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का फंक्शन इससे जो है वो बहुत प्रॉपरली हासिल किया जा सकता है। ट्रेजेडी का जो एम है वो पूरा किया जा सकता है इससे बहुत प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, थिएट्रिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी इंटेंसीफाई करते हैं फीलिंग्स को, और समटाइम्स तो जो थिएट्रिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो आइडिया पहले ही कन्वे कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डेथ का सीन चल रहा है तो वहाँ पे थिएटर जो स्टेज की जो सेटिंग है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, कैरेक्टर्स हो सकता है कि जो है वो ब्लैक ड्रेसेस में हो, और कुछ अगरबत्तियाँ वहाँ पे सुलगाई गई हों, कुछ इस तरह का जो है वो सीन क्रिएट किया गया जिससे वो इंटेंसिफाई हो जाती है ना फीलिंग्स। तो ये जो सीनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, थिएट्रिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये भी जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं, और ये बड़ा रोल प्ले करते हैं ट्रेजेडी को इन्हांस करने में।
तो लेकिन स्टूडेंट्स जो अरिस्टोटल है उसका कहना ये है कि जो ड्रामाटिस्ट है ना, इनको थिएट्रिकल इफेक्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। इनको रिलाई करना चाहिए अपनी पावर्स है, अपनी राइटिंग पावर्स पे, अपने जो है वो एबिलिटी पे रिलाई करना चाहिए। डायलॉग्स इस तरह के हों, आपका प्लॉट ऐसा हो कि जो है वो ट्रेजेडी का मकसद जो है वो पूरा हो जाए। थिएट्रिकल इफेक्ट्स जो है वो एक सेकेंडरी हैसियत रखते हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट्स ये था सारा कुछ ट्रेजेडी के बारे में और उसके एलिमेंट्स के बारे में। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी यानी कि ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो किस तरह की होती थी, और जो इसने रूल्स ले डाउन किए हैं ट्रेजेडी के लिए, ये सब कुछ उसके बारे में था। स्टूडेंट्स अरिस्टोटल का के बारे में जॉन ड्राइडन का कहना है कि ये अरिस्टोटल सबसे पहले क्रिटिक थे, जिन्होंने, जॉन ड्राइडन खुद एक बड़े ग्रेट क्रिटिक थे, और इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन इनका कहना है कि अरिस्टोटल सबसे पहले क्रिटिक थे। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं वैसे कि प्लेटो जो है, जो इनके टीचर थे, वो सबसे पहले क्रिटिक उनको हम कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया सबसे पहले और उसके बाद इन्होंने। तो स्टूडेंट्स इनकी ये जो पोइटिक्स है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, यू कैन से कि क्रिटिसिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और बहुत अहम हैसियत रखती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टूडेंट्स ये था सारा कुछ इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं पॉलिटिक्स में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।